हेलो एंड वेलकम टू ज़ूलॉजी लेक्चर। आज के इस लेक्चर का टॉपिक है इकोलॉजी कि इसकी हम इंट्रोडक्टरी डेफिनेशन, सब डिविजन्स और स्कोप के बारे में आज बात करेंगे। इकोलॉजी इसको अच्छी तरह से समझने के लिए पारिस्थितिकी, इसमें सभी जितने भी जीव जंतु वनस्पति जितनी भी स्पीशीज़ हैं जो अब तक मिली हैं वो आपस में परस्पर संबंध रखते हुए एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हुए और अपनी सराउंडिंग एबायोटिक्स से इंटरैक्ट करते हुए इसी को हम इकोलॉजी कहते हैं। तो बहुत ही अच्छी स्लाइड है। यहाँ पर अभी जो है आप देख पा रहे हैं कि इकोलॉजी एक पिरामिड नहीं है जिसमें मैन सबसे सुप्रीम पावर में है, ऐसा नहीं है। इससे जो पर्यावरण है, पारिस्थितिकी है, उसका बैलेंस जो है वो ख़राब होता है। तो इकोलॉजी जो है वो आपस में परस्पर म्यूचुअल इंटरैक्शन जो है वो एक बैलेंस बनाए रखने का नाम ही इकोलॉजी है। साइंस पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी डेफिनेशन देखें। इकोलॉजी पारिस्थितिकी सभी इंडिविजुअल्स का, सभी प्राणियों का, सभी जंतु जगत वनस्पतियों का आपस में परस्पर संबंध और उनका संबंध अपने सराउंडिंग्स है। सराउंडिंग्स यहाँ पे मतलब पर्यावरण, यानी कि एबायोटिक फैक्टर्स जितने भी हैं, एयर, वाटर, सॉइल, जितने भी एबायोटिक फैक्टर्स हैं उनसे जो संबंध है इसी को हम पारिस्थितिकी कहते हैं। तो एक तरह से ये प्रजातियों का के बीच का आपस में संबंध या अलग अलग प्रजातियों का आपस में संबंध या जो डिफरेंट एबायोटिक फैक्टर्स हैं, एयर, वाटर, सॉइल, मिनरल्स, न्यूट्रिशंस एट्सेट्रा, उनका जो प्रभाव है इंडिविजुअल्स के ऊपर, कि अलग अलग जो फिजियोलॉजी उनका प्रभाव, इसी को हम इकोलॉजी कहेंगे। तो इकोलॉजी की दो मेन सब डिविजन्स हैं, ऑटो इकोलॉजी एंड सिन इकोलॉजी। ऑटो यानी कि सेल्फ इकोलॉजी, इसमें जो है स्टडी की जाती है केवल एक इंडिविजुअल की या एक प्रजाति की, एक ही स्पीशीज़ की, और उसके जो आप सराउंडिंग्स हैं, एबायोटिक फैक्टर, या सराउंडिंग्स का मतलब है पर्यावरण, यानी कि एबायोटिक फैक्टर्स, उनका जो प्रभाव है, उनसे उनकी जो इंटरैक्शन है इंडिविजुअल्स की, केवल एक या एक प्रजाति की जो स्टडी हम करते हैं इसको हम ऑटो इकोलॉजी कहते हैं। उदाहरण के तौर पर, या सपोज़ आप किसी का जो है किसी एबायोटिक फैक्टर का, यानी कि रेन का, मॉइस्चर का प्रभाव देख रहे हैं या टेम्परेचर का प्रभाव देख रहे हैं लाइफ साइकिल के ऊपर, किसी एक प्राणी की लाइफ साइकिल के ऊपर या एक प्रजाति की लाइफ साइकिल के ऊपर, उसके प्रभाव को हम जो है, इस स्टडी को हम जो है ऑटो इकोलॉजी कहेंगे। और जो सिन इकोलॉजी है, यहाँ पर गलती से सिनर्जी लिखा हुआ है, ये सिन इकोलॉजी होना चाहिए। जो सिन इकोलॉजी है ये स्टडी है इंटरैक्शन की एक पूरे ग्रुप की ऑफ स्पीशीज़ की, यानी कि पूरे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ ए सेम स्पीशीज़, जिसको हम कहते हैं कम्युनिटी, या सपोज जिसको हम कहते हैं पॉपुलेशन, या बहुत सारी डिफरेंट पॉपुलेशन जिसे हम कहते हैं कम्युनिटी की, और उनकी एबायोटिक जो फैक्टर्स हैं उनकी आपस में जो स्टडी है उसको हम सिन इकोलॉजी कहेंगे। सिन का मतलब जुड़ी हुई, यानी कि एक से अधिक। तो इसमें पॉपुलेशन या कम्युनिटी लेवल की स्टडी है और उसके एबायोटिक फैक्टर्स से जो इंटरैक्शंस हैं उनकी स्टडी है। जबकि कोई एक इंडिविजुअल या एक प्रजाति की स्टडी ऑटो इकोलॉजी होगी, एक पॉपुलेशन या कम्युनिटी लेवल की जो स्टडी है वो सिन इकोलॉजी होंगी। जैसे आप पूरे की स्टडी करें, सपोज़ स्टडी ऑफ कोरल रीफ्स में क्या न्यूट्रिशंस हैं, कितने तरह की जो हैं प्रजातियां पाई जाती हैं, क्या फ्लो ऑफ एनर्जी है, उसकी सबकी स्टडी अगर हम करें तो वो सिन इकोलॉजी हो जाता है। तो दो मेन डिविजन्स हैं इसकी, ऑटो इकोलॉजी एंड सिन इकोलॉजी। डिफरेंट ब्रांचेस इकोलॉजी को हम किस तरह से स्टडी कर सकते हैं। तो जैसे आपको मैंने अभी बताया कि स्पीशीज़ के लेवल तक की अगर हम स्टडी करें तो उसको हम ऑटो इकोलॉजी कहेंगे। और सिन इकोलॉजी को आगे हम डिवाइड कर सकते हैं पॉपुलेशन इकोलॉजी, कम्युनिटी इकोलॉजी। पॉपुलेशन यानी कि समष्टि के लेवल पर अगर हम स्टडी करें, तो समुदाय के लेवल पे स्टडी करें तो कम्युनिटी इकोलॉजी हो जाएगा।
पारिस्थितिकी तंत्र के लेवल पे स्टडी करें, जो भी स्टडीज़ होंगी वो इकोसिस्टम इकोलॉजी कहलाएंगे। हैबिटेट के बेसिस के ऊपर अगर हम इकोलॉजी देखें तो टेरेस्ट्रियल स्थलीय इकोलॉजी, स्थलीय पारिस्थितिकी, और इस तरह से जल की जितनी भी पारिस्थितिकी का अध्ययन करें तो जलीय एक्वाटिक इकोलॉजी कहेंगे उसको। एक इसी तरह से ब्रांच है सिस्टम इकोलॉजी। सिस्टम इकोलॉजी में हम जो है इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स की स्टडी करते हैं, और इसमें हम ऑन द बेसिस ऑफ अप्लाइड मैथमेटिकल मॉडल्स एंड इसमें हम थोड़ी सी कंप्यूटेशंस भी कर लें तो हम उसको सिस्टम इकोलॉजी कहेंगे। तो इसमें जैसे इकोलॉजिकल एनर्जेटिक्स की बात करें, एनर्जी फ़्लो, कितना एनर्जी फ़्लो है, किलो कैलोरीज देखें, और वो इस तरह से हम मैथ्स भी अप्लाई करें तो उसको हम सिस्टम इकोलॉजी कहेंगे। टेक्सोनमिक इकोलॉजी, इकोलॉजी में डिफरेंट स्पीशीज़ यानी कि प्रजातियाँ, उनका नामकरण करना, उनका वर्गीकरण करना इत्यादि, इस तरह की स्टडी करें तो इसको हम टेक्सोनमी इकोलॉजी कहेंगे। और एवोल्यूशनरी इकोलॉजी, एवोल्यूशनरी इकोलॉजी यानी कि सराउंडिंग्स का एवोल्यूशन के ऊपर क्या प्रभाव है, इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से यदि हम इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स की स्टडी करते हैं तो उसको एवोल्यूशनरी इकोलॉजी कहेंगे। बहुत अच्छा उदाहरण हम इसमें देखते हैं एवोल्यूशनरी इकोलॉजी में। जैसे आप एवोल्यूशंस में बहुत अच्छे एग्जांपल्स पढ़ते हैं कि जैसे ही यूरोप में इंडस्ट्रियल एवोल्यूशन हुई थी तो बार्क पे पाए जाने वाले जो मॉथ थे उनका भी जो स्पीशीज़ अगली जो एवोल्यूट हुई उसका अगली जो स्पीशीज़ आई वो ज़्यादा काले रंग की थी, क्योंकि इंडस्ट्रियल धुएं से जो बार्क था वो काला हो गया। तो मॉथ अपने आप को कैमोफ्लेज करने के लिए मॉथ का जो कलर था वो भी ज़्यादा काला जो है मॉथ आने लग गए। तो ये एवोल्यूशन किस तरह से नई स्पीशीज़ का जो डेवलपमेंट है, नई स्पीशीज़ के डेवलपमेंट को हम स्पीशिएशन कहते हैं। तो स्पीशिएशन यानी कि नई स्पीशीज़ का जो बनना है उसके ऊपर पारिस्थितिकी किस प्रकार से अपना प्रभाव डालेगी, उसको हम कहेंगे एवोल्यूशनरी इकोलॉजी। फिर इकोलॉजिकल प्रिंसिपल अगर हम बिहेवियर पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ें तो हम इसको बिहेवियरल इकोलॉजी कहेंगे। कंजर्वेशन इकोलॉजी, किसी के अलग अलग जितनी भी प्रजातियां हैं उनको हम कंजर्व करें, उनका संरक्षण करें, इस पॉइंट ऑफ व्यू से यदि हम इकोलॉजी का अध्ययन करते हैं तो कंजर्वेशन इकोलॉजी कहलाते हैं। और लास्टली अप्लाइड इकोलॉजी, इस तरह से और भी बड़ी ब्रांचेस हैं जो हमने यहाँ पे जो है नहीं डिस्कस किए हैं, लेकिन एक बहुत इम्पॉर्टेंट ब्रांच अप्लाइड इकोलॉजी की यहाँ पे हम बात करेंगे। अप्लाइड इकोलॉजी, इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स को अप्लाई करना फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। तो इस तरह से बहुत सारी ऐसी चीज़ें करें जिसमें इकोलॉजिकल प्रिंसिपल को मद्देनज़र रखते हुए हम उनसे ज़्यादा जो है फ़ायदा ले सकें, इसी को हम अप्लाइड इकोलॉजी कहेंगे। अप्लाइड इकोलॉजी की और जो है डिफरेंट फील्ड्स क्या क्या हो सकती हैं इसके बारे में बात करेंगे। तो अप्लाइड इकोलॉजी को किस तरह से डिफ़ाइन, किस तरह से परिभाषित करेंगे कि इकोलॉजिकल पारिस्थितिकी जो सिद्धांत हैं उनको हम किस तरह से अप्लाई करें, उनको किस तरह से प्रैक्टिस करें, ताकि हम जो मानव जाति है, मानव प्रजाति है, उसकी वेलफेयर, उसकी बेहतरी के लिए किस तरह से हम क्या क्या कर सकते हैं। तो अप्लाइड इकोलॉजी में हम लोग जो है डिफरेंट फील्ड्स जो आती हैं, जैसे फील्ड इकोलॉजी हो गई। यहाँ से फील्ड इकोलॉजी का मतलब है खेती बाड़ी से संबंधित है, मतलब एग्रीकल्चर इकोलॉजी आप कह सकते हैं इसको। इसी तरह से वाइल्ड लाइफ को मैनेज करना, तो ये नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ इत्यादि जितनी भी चीज़ें हैं ये अप्लाइड इकोलॉजी का पार्ट, वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट में आता है। फिर नाशक कीट को किस तरह से मैनेज करें, पेस्ट यानी कि नाशक कीट, इनको कैसे मैनेज करें, तो ये पेस्ट मैनेजमेंट में आ जाता है। फिर अभी सभी को पता है पेंडेमिक क्या होता है। तो पेंडेमिक ग्लोबल लेवल पे किसी बीमारी का फैलना, और एपिडेमिक किसी स्थानीय लेवल पे एपिडेमिक का बीमारी का फैलना। तो इसको किस तरह से मैनेज करें, ये भी अप्लाइड इकोलॉजी। तो ऐसे प्रिंसिपल, इकोलॉजिकल प्रिंसिपल का अप्लाई करना और इनको मैनेज करना ताकि हम मानव जाति की बेहतरी कर सकें, ये जो है एपिडेमिक या पेंडेमिक मैनेजमेंट कहलाएगा।
फिर वेटलैंड मैनेजमेंट और एक्वाकल्चर्स, यहाँ पे ये इकट्ठा नहीं है, ये अलग अलग है। वेटलैंड मैनेजमेंट ऑब्लिक एक्वाकल्चर्स। तो वेटलैंड मैनेजमेंट, एक्वाकल्चर नेक्स्ट पॉइंट होना चाहिए यहाँ पर। वेटलैंड मैनेजमेंट, वेटलैंड क्या है? दिस इज़ एन एक्वाटिक हैबिटेट, ऐसा पानी जो जो 1 मीटर की डेप्थ से ज़्यादा ना हो, ऐसे सारी वाटर बॉडीज़ को हम वेटलैंड कहते हैं। तो वेटलैंड बहुत प्रोडक्टिव इकोसिस्टम्स होते हैं, इसलिए इनको मैनेज करना चाहिए हमें, एंड दिस इज़ ऑल्सो फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। तो इनको कैसे मैनेज करना है? इसी तरह से एग्रीकल्चर से भोजन लेना, या डिफरेंट दूसरे जो कल्चर्स हैं जैसे एक्वाकल्चर है, सेरीकल्चर है इत्यादि, इनसे भी मानव जाति के लिए कोई ना कोई फ़ायदा लेना, भोजन लेना या कोई और उत्पाद जो है वो लेना। तो इन सभी में इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स अप्लाई होते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक्वाकल्चर करना है, जैसे मछली पालन करना है आपको, तो मछली पालन किस तरह जो है, किस एरिया में सबसे उपयुक्त रहेगी, कौन सी मछलियाँ उपयुक्त रहेंगी, खारा पानी है, दूसरा पानी है, उसमें जो है किस जगह पे है, कितना टेम्परेचर है, कितनी डिज़ोल्व ऑक्सीजन है, आदि आदि। ये सारी चीज़ें जो हैं इम्पॉर्टेंट हैं, यानी कि एबायोटिक फैक्टर्स की स्टडी बहुत इम्पॉर्टेंट है मछली पालन के लिए भी। तो ये सारे प्रिंसिपल्स जो हैं, इकोलॉजिकल प्रिंसिपल, पारिस्थितिकी सिद्धांत जो इन पर लागू होते हैं, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है उसको सक्सेसफुली इसका कल्चर कर सकें। इसी तरह से दूसरे कल्चर जैसे सेरीकल्चर, यानी कि रेशम की प्राप्ति करना, कल्चर करना, लैक कल्चर करना, लाख का कल्चर करना, ये भी एक इंसेक्ट कीट से उत्पादन हम लेते हैं इसका, या दूसरे जितने भी कल्चर्स करने। माइनिंग करना, ये गलत स्पेलिंग लिखे हुए हैं, माइनिंग करना इत्यादि। तो ये जितने भी हम मानव जाति के फ़ायदे के लिए भोजन के रूप में या दूसरे उत्पादनों के रूप में हम यहाँ पे करते हैं, उसमें सभी के सभी में जो है इकोलॉजिकल प्रिंसिपल अप्लाई होते हैं। तो ये डिफरेंट ब्रांचेस हो गई। अब हम स्कोप्स जो हैं इकोलॉजी के डिस्कस करेंगे यहाँ सिर्फ करियर पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि स्कोप्स एक बहुत ब्रॉड टॉपिक है और दूसरे दूसरे अलग अलग पर्सपेक्टिव से हम इसको डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ करियर्स पॉइंट ऑफ व्यू से ही डिस्कस करेंगे। यानी कि यदि आप इकोलॉजी और ब्रॉडली इकोलॉजी को ही हम ब्रॉड टर्म में एनवायरनमेंट बायोलॉजी कहते हैं, तो पर्यावरण विज्ञान जिसको आप कहते हैं, अब बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसका इम्पॉर्टेंस समझते हुए ही इसको अब स्कूल में, कॉलेजेस में, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम का विद्यार्थी है, चाहे वो कॉमर्स का है, चाहे वो आर्ट्स का है, चाहे वो साइंस का है, उन सभी के लिए इम्पॉर्टेंट किया है कि फर्स्ट ईयर में थोड़ा कुछ ना कुछ पर्यावरण का एक जनरल जो है वो कॉन्सेप्ट उनको समझ में आए, ताकि हम अपना पर्यावरण बचा सकें। जैसे आपको मैंने सबसे पहले स्लाइड में कहा था कि मानव अपने आप को श्रेष्ठ समझता है, वो अपने आप को श्रेष्ठ समझना बंद कर दे, तभी ये पर्यावरण जो है वो बचा रहेगा। वो स्लाइड दिखाने का यही महत्व था। तो करियर पॉइंट ऑफ व्यू से यदि हम स्टडी करते हैं, तो जो स्टूडेंट्स इकोलॉजी या एनवायरनमेंट बायोलॉजी अपना स्पेसिफिक सब्जेक्ट रखते हैं, ऐसे स्टूडेंट्स जो हैं वो आप आगे जाके करियर्स में टीचिंग में जा सकते हैं। जैसे स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी में हर में एनवायरनमेंट बायोलॉजी है, तो उसमें अपना जो है करियर बना सकते हैं, या फिर नॉन टीचिंग जो है उस लाइन में जा सकते हैं। नॉन टीचिंग की बहुत सारी ऐसी लाइंस हैं, ये पूरी स्लाइड्स में लिखी भी नहीं हुई हैं, लेकिन ऐसी बहुत सारी लाइंस हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल रिसर्च में जो है एज ए साइंटिस्ट बहुत सारी नेशनल लैब्स हैं जिसमें आप जा सकते हैं इसको साइंटिस्ट के रूप में। इसके बाद इसके बाद जो है वो सिटी, स्टेट एंड नेशनल लेवल के ऊपर पोल्यूशन बोर्ड्स बने हुए हैं, आप पोल्यूशन बोर्ड्स के अंदर जो है जा सकते हैं। देन यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया है, वेदर डिपार्टमेंट्स के अंदर जो है वो इसमें करियर्स जो है एनवायरनमेंट बायो के बाद जा सकते हैं। देन फॉरेस्ट कंजर्वेशनिस्ट ऑफिसर्स या रेंजर्स एटसेट्रा, ये जो है इसमें जा सकते हैं। इसी के अलावा दूसरे कंजर्वेटर्स जैसे सॉइल डिपार्टमेंट्स में
इत्यादि, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट सेक्टर, इसमें भी जो है जा सकते हैं। यस, एनवायरनमेंट बायोलॉजी पोस्ट से जर्नलिज़म कर सकते हैं। देन आप लैंडस्केपिंग, गलत स्पेलिंग लिखी हुई है यहाँ पे, लैंडस्केपिंग, दिस इज़ लैंडस्केपिंग, लैंडस्केपिंग में जो है वो जा सकते हैं, यानी कि किसी भी जगह को किस तरह से जो है उसके पेड़ पौधे इत्यादि उसमें बागवानी एक्सेट्रा की जाए, तो इसको हम लैंडस्केपिंग कहते हैं। इसके अलावा जो है मानव जाति के लिए जो खाद्य स्रोत जो हैं एग्रीकल्चर या अलग अलग कल्चर्स के, जैसे एक्वाकल्चर है, प्रॉन का कल्चर है, दूसरे जितने भी कल्चर्स हैं उन कल्चर्स के रूप में हम जो है किस तरह से करें, ये सेल्फ़ एम्प्लॉयड हो सकते हैं, यानी कि एग्रीकल्चर भी एक सेल्फ़ एम्प्लॉयड यूनिट है और दूसरे कल्चर्स जो है साथ साथ में आप कर सकते हैं। और ऐसी बहुत सारी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो पर्यावरण से जुड़ी हुई हैं और पर्यावरण के कंजर्वेशन से जुड़ी हुई हैं। इनमें बहुत जो है अच्छी ये करियर्स हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक बहुत ही अच्छी NGO है WWF, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड्स करके है, इंटरनेशनल लेवल की। इसी तरह से BHNS, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, भी बहुत पुरानी 1893 बहुत पुरानी जो है एस्टैब्लिश्ड NGO है बॉम्बे में। तो ये भी बहुत पर्यावरण से जो है वो जुड़ी हुई है। तो ये हमने स्कोप्स की बात की सिर्फ करियर पॉइंट ऑफ व्यू से। इस तरह के बहुत सारे स्कोप्स हैं जो पर्यावरण बायोलॉजी के बाद या पर्यावरण विज्ञान के बाद जो है स्टूडेंट्स अपना सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर इंटरेस्ट इन वॉचिंग दिस वीडियो।